हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता हो गया होगा कि जो एकलव्य शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है वो अब लास्ट अक्टूबर या नवंबर में आपका हो सकता है, तो टाइम कम है। फोकस्ड स्टडी करिए। जिनकी भी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं वो सभी क्लासेस देखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी को। ओके, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हो रहे हैं उनके क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस देखने से ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में वो हो जाएगी। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पॉक्सो एक्ट है एंड चाइल्ड लेबर एक्ट भी है। ओके, 20 क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को किस विशिष्ट प्रकार के अपराध से बचाने के लिए एक कानूनी ढांचा है। तो ये किसके लिए है? साइबर अपराध के लिए, बाल श्रम, बाल विवाह या यौन अपराध। पॉक्सो अधिनियम सेक्सुअल ऑफेंस के लिए बच्चों को बचाने के लिए एक कानूनी ढांचा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है पॉक्सो अधिनियम में आदिवासियों के अपराधों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। इन न्यायालयों के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी अपराध कहाँ से शुरू होता है? राज्य से शुरू होता है। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो जब राज्य से ही कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसके लिए अभियोजकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका है? यौन अपराधों की जांच करना, पीड़ितों की चिकित्सा उपचार प्रदान करना, पीड़ितों का पुनर्वास और सामाजिक पुनरेकीकरण, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाया जाएगा। तो देखो, यौन अपराध की जांच करेंगे कौन? पुलिस वाले। ठीक है, पीड़ितों की चिकित्सा उस उपचार वगैरह कौन करेंगे? हॉस्पिटल्स। ठीक है, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग जो है वो वकील और जज, ये सारे लोग करेंगे। लेकिन जो बाल कल्याण समिति है वो पीड़ितों के पुनर्वास और सामाजिक पुनरेकीकरण करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पीड़ित होते हैं तो समाज उनका बहिष्कार कर देता है। ठीक है, तो समाज एकीकरण करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये अपराध हो गया, इसमें बच्चे या बच्ची की कोई गलती नहीं है। और उनके पुनर्वास यानी कि उनकी शिक्षा, खान पान, इन सब की जिम्मेदारी भी फिर बाल कल्याण समिति की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है पॉक्सो एक्ट के अनुसार झूठी शिकायत या झूठी सूचना देने पर क्या सजा है? कुछ लोग अपनी रंजिश के चलते इस तरह की जो घटनाएं नहीं होने पर भी झूठी शिकायत कर देते हैं, जिससे जिनके ऊपर शिकायत की जा रही है वो फंस जाएं। तो इसके लिए क्या सजा है? केवल ठीक नहीं, यहाँ पर जुर्माना है। ठीक है, फाइन ऑनली मतलब जुर्माना, 6 महीने तक की कैद, 2 साल तक की कैद, 1 वर्ष तक का कारावास। तो झूठी शिकायत या झूठी सूचना देने पर 1 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट करने में विफलता के लिए क्या सजा है? मतलब पीड़ित परिवार अगर रिपोर्ट करना चाह रहा है और रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, वो विफल हो रहा है बार बार, तो इसके लिए जो लोग मतलब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो उसको रोक रहे हैं, सज़ा दिलाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए जो रोक रहे हैं, उनके लिए क्या सज़ा होगी? कि फाइन ऑनली। ठीक है, केवल ठीक नहीं है, 3 साल तक की सज़ा, 6 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास। तो इसके लिए जो सज़ा है वो 6 वर्ष तक का कारावास है। अगर किसी भी पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट करने से रोका जाएगा तो उसके लिए 6 वर्ष तक का कारावास है। क्वेश्चन 6 है पॉक्सो अधिनियम के अनुसार अग्रिम जमानत का प्रावधान है। जो अभियुक्त हैं, जिन्होंने ये अपराध किया है, क्या उनको अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए? तो इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों के लिए अनुमति है। मतलब कैसा भी अपराध कर दो भाई, आपको जमानत मिल जाएगी। नेक्स्ट है अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अनुमति नहीं है। केवल उन अपराधों के लिए अनुमति है जिनमें बच्चे को शारीरिक क्षति शामिल नहीं है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी गई है। तो आप जानते हैं कि एक बच्चे या बच्ची के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस जैसी घटनाएं होना सबसे ज़्यादा गलत है। तो इस अधिनियम के तहत में किसी भी अपराध के लिए कोई भी अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 7।
पॉक्सो एक्ट 2012 को में कितनी धाराओं में बांटा गया है, बताइए। 46 सेक्शंस में। ओके, कितनी धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट 2012 में? 46 सेक्शन। क्वेश्चन 8, पॉक्सो अधिनियम 2012 की किस धारा में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों का उल्लेख है? तो विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियां सेक्शन 33 में है। ठीक है, टोटल धाराएं कितनी है? 46 सेक्शंस है और 33 में है कि विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं कि पॉक्सो सेल के कार्यान्वयन की निगरानी से संबंधित अनुभाग या सेक्शन कौन सा है? पॉक्सो सेल के बारे में बताया गया है धारा 44। ठीक है, सेक्शन 44 में। क्वेश्चन 10 है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान के तहत घटित किसी भी अपराध की जानकारी न देने पर क्या सजा है? ठीक है, अगर कोई अपराध हो जाता है और एक आप आम नागरिक होने पर अगर आपको पता चलता है और आप उसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी सज़ा होगी, बताइए। 6 महीने की कैद होगी, जुर्माना होगा, यहाँ पे ठीक नहीं, जुर्माना होगा। जब आपको ये PDF दी जाएगी तो यहाँ पर ठीक कर दिया जाएगा। ओके, 6 महीने तक की कैद या जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास। तो इसके लिए 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों ही आपको देने पड़ सकते हैं, मतलब सज़ा भी और जुर्माना भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 11, बच्चे का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया किस धारा में है? कि बच्चा किस तरह से बयान देगा। महिला, अभी जो पुलिस कर्मी है वो महिला होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर वो घर में कंफर्टेबल नहीं है पुलिस थाने में तो उसके बयान लेने ही नहीं है। एंड अगर वो घर में भी कंफर्टेबल नहीं है बयान देने में तो घर के आसपास कोई अच्छी जगह देखकर उसका बयान लिया जाएगा, और जिसके सामने वो कंफर्टेबल होगा बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, उसी के सामने उससे बयान लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 में ऑप्शन आपका ए, धारा 24 जो है वो बच्चे के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम कब बनाया गया था? मतलब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? आप सभी को पता होगा, 1986 में। ओके, नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों के काम के घंटों को विनियमित करना, कुछ व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाना, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, कुछ उद्योगों में बाल श्रम की अनुमति देना। तो इसमें क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर बच्चों के रोजगार पर रोक लगाना। ठीक है, कि बच्चे कहाँ वर्क कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में मिलेगी। ठीक है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 किस खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? तो हॉस्टल, होटल या रेस्टोरेंट, निर्माण उद्योग, मनोरंजन उद्योग या उपर्युक्त के सभी। तो क्वेश्चन 14 में ऑल ऑफ द एबव होगा ऑप्शन सही, क्योंकि देखिए होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में भी आग वगैरह का खतरा होता है, निर्माण उद्योग में भी बिल्डिंग्स का गिरने का खतरा होता है, मनोरंजन उद्योग, तो इसमें इन सभी में ही बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रित्व। तो इसके लिए आपका आंसर सही है ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन 16 है, अधिनियम का उल्लंघन करके किसी बच्चे को नियोजित करने पर क्या सजा है? फाइन ऑनली यानी कि जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और कारावास दोनों, या लिखित चेतावनी। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए जुर्माना और कारावास ये दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रमिक को परिभाषित करने के लिए आयु सीमा क्या है?
तो इसके तहत जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष की गई है। ओके। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गैर खतरनाक व्यवसायों में रोजगार के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ही है, कितनी आयु होगी? 14 वर्ष। तो अब आप देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है। तो आप ये पूरा जब क्वेश्चन पढ़ें तो उसको अलग अलग क्वेश्चंस में भी बनाने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 किस स्तर पर बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना का प्रावधान करता है? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर। तो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो वो राज्य स्तर से होगी, जब राज्य विफल हो जाता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। ठीक है। तो बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना राज्य स्तर पर होगी। ओके। क्वेश्चन 20 है, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 के तहत किस रूप में बच्चों को रोजगार की अनुमति है? नियमित पूर्णकालिक रोजगार, शागिर्दगी, केवल संविदा आधार पर, अंशकालीन। शागिर्दगी मतलब अप्रेंटिसशिप, बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है। ठीक है। तो आप मेन वर्कर हैं, आपके साथ में वो थोड़ी देर आया, सीखा, देन चला गया। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अप्रेंटिसशिप है। 20 क्वेश्चंस थे। आई होप जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। पूरे ही जो एक्ट आपको कराए गए हैं उनसे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी बनाए जाएंगे, सभी कराए जाएंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स करते रहिए। ओके। एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, तो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दीजिएगा। एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई आपसे पूछता है कि हाँ ये चीज़ कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो प्लीज़ आप बताइए ज़रूर उनको। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।